हेलो एवरीवन, एवरी पर्सन, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं या मेरे क्लास का इंतज़ार कर रहे थे कि सर आप यूट्यूब में कब आइएगा, कब बनाइएगा, तो आज आप लोगों के लिए मौखिक रूप से हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बोर्ड पर तो खड़ा नहीं हूँ, बैठ करके आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन आज जो बातें आपको बता रहा हूँ आप 100% जान लीजिए कि आपको बोर्ड परीक्षा में वो क्वेश्चन आके रहेगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। आज आप लोगों को मैं मौखिक रूप से आपको एक चैप्टर पूर्ण रूप से इसी वीडियो में समझा दूंगा। क्या है वो टॉपिक, आइए जानते हैं। धातु और अधातु, इस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इस टॉपिक में आप लोगों से केवल गुफ्तगू करूंगा। गुफ्तगू मतलब बातचीत करूंगा, टॉपिक को डिस्कशन करूंगा, आप लोग सुनिए। चलिए, मैं सबसे पहले आपको धातु के बारे में ये जानकारी देता हूं कि धातु क्या है। धातु किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल जो फंडामेंटल है वह है कि धातु वैसे पदार्थ है जो विद्युत धारा का संचालन करती है और उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 3 तक रहती है। साथ ही यह विद्युत धारा और ऊष्मा का सुचालक होता है। यहाँ मैं दो बात कर रहा हूँ, विद्युत धारा की भी बात कर रहा हूँ और ऊष्मा का भी बात कर रहा हूँ। तो विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। आप कहिएगा सर ग्रेफाइट भी ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत धारा का संचालन करती है, तो ग्रेफाइट तो अधातु है। जी हाँ, लेकिन ग्रेफाइट ऊष्मा का संचालन नहीं करता है। ग्रेफाइट केवल विद्युत धारा का संचालन करती है, ऊष्मा का संचालन नहीं करता है। लेकिन जो धातु हो, जो भी पदार्थ ये दावा करती है कि मैं धातु हूँ, तो उससे ऊष्मा के साथ साथ विद्युत धारा का संचालन करना पड़ेगा, तब वो धातु कहलाएंगी। तीसरा, जचने और परखने का नियम ये है कि वह आघात वर्धनीय और तन्य होना चाहिए। कोई भी पदार्थ ये दावा कर रहे कि मैं धातु हूँ, तो उसे पहले विद्युत धारा और ऊष्मा का संचालन होने के साथ साथ उनके बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो आघातवर्धनीय और तन्य होना चाहिए। आघातवर्धनीय का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसे हम पीट कर चादर से भी पतली परत के रूप में ढाल सकते हैं या चादर से पतली परत बना सकते हैं, उसे कहते हैं आघातवर्धनीय पदार्थ या आघातवर्धीय पदार्थ कहा जाता है। और तन्य का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसे हम खींच कर बाल से भी पतली तार बना सकते हैं। जैसे चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय पदार्थ है और चांदी ही सबसे तन्य पदार्थ भी है। दूसरे नंबर पर सोना आता है, तीसरे नंबर पर कॉपर आता है, चौथे नंबर पर से ये एल्युमिनियम आता है। तो इस बात को आप लोग ज़हनशीन कर लीजिएगा कि धातु किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन होती है और संचालन होने के साथ साथ वह उनके बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होता है। साथ ही वह ऊष्मा और विद्युत दोनों का साथ साथ संचालन करता है। आघातवर्धनीय भी होता है और तन्य भी होता है। इस प्रकार के गुण वाले जितने भी पदार्थ होंगे, सारे के सारी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। एग्जाम्पल, सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, 281। तो लास्ट कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए वह धातु है। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए वह धातु है ना। ये धातु के बारे में आप लोगों को मोटा मोटी एक डेफिनेशन याद रखना है। अब इसी धातु के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक ऐसी धातु का नाम बताइए
जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वैसे धातु का नाम क्या है? पारा है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। डॉक्टर सब जो बुखार चेक करने के लिए एक लीड की तरह, है ना, बुखार थर्मामीटर जिसको कहते हैं, वो उसमें जो पानी भरा रहता है ना, वो पारा है, पानी नहीं है, वो पारा है और वो धातु है, और ये हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। दूसरी बात, पूछ देगा कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो उस धातु का नाम क्या है? सोडियम और पोटेशियम। इसी धातु के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक द्रवणांक और कवथनांक वाले धातु का नाम बताइए। तो लोहा है। लोहा का द्रवणांक कितना है? 1527 सेल्सियस डिग्री, और कवथनांक 2750 सेल्सियस डिग्री है। सबसे कम आघात वर्धनीय धातु तो शीशा है। पूछ देगा सबसे कम आघात वर्धनीय धातु का नाम बताइए, तो आपको बताना है कि वह धातु शीशा है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु का नाम बताइए या तन्य धातु का नाम बताइए, तो चांदी है। क्या है? चांदी है। कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग गर्म जल की टंकी बनाने में होता है? कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग गर्म जल की टंकी बनाने में होता है? आप लोग जवाब दे सकते हैं, कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग गर्म जल की टंकी बनाने में होता है? तो कॉपर एकमात्र ऐसा धातु है जिसका उपयोग गर्म जल की टंकी बनाने में किया जाता है। कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे हल्की होती है, अर्थात जहाज के ढांचा बनाने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? तो प्लेटिनियम का इस्तेमाल जहाज के ढांचा बनाने के लिए होता है। कौन सी ऐसी धातु है जिसे मिठाई सजाने में इस्तेमाल होता है? यानी मिठाई सजाने के लिए या मिठाई सजावट के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह क्या है? चांदी का बारीक पत्र। चांदी का बारीक पत्र है। तो इस प्रकार की धातु से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी ऐसी धातु है जो हवा में क्या करता है? ऑटोमेटिक आग लगा सकती है, हवा में स्वतः जलने लगती है। तो वह धातु का नाम क्या है? पोटेशियम और सोडियम। इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में बंद करके रखा जाता है ताकि कोई प्रयोगशाला में दुर्घटना घटित ना हो। आपसे ये भी क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड एग्जाम में कि सोडियम को या पोटेशियम को मिट्टी के तेल में बंद करके क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए बंद करके रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयोगशाला में उसे खुला छोड़ दे और प्रयोगशाला में या फिर कोई कल कारखानों में आग की दुर्घटना घटित हो जाए और बहुत सारी संपत्तियों का नुकसान हो जाए। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सोडियम को मिट्टी या पोटेशियम को मिट्टी के तेल में बंद करके रखते हैं। ये आपको धातु से मोटा मोटी एक प्रकार का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब धातु की भौतिक गुण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि धातु के भौतिक गुण बताइए क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि धातु की लगभग 9 भौतिक गुण है, लेकिन उतना आपको याद नहीं रखना। इम्पोर्टेंस भौतिक गुण जो है उस चीज़ को याद रखना है। और अगर यदि मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक को मैं अंत कर पाऊँगा इस वीडियो से। इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंस पार्ट बता देता हूँ कि धातु की प्रथम भौतिक गुण जो है अवस्था। धातु के प्रथम भौतिक गुण है अवस्था। अवस्था क्या होता है? देखिए, कोई भी धातु है, केवल पारा को छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है ना। तो बाकी केवल पारा एक ऐसा मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि पारा की बात अवस्था में जो है सारे धातु जो है वो ठोस होते हैं। मुलायम धातु की बात किया जाए, चाकू से काटने वाली धातु की बात किया जाए तो पोटेशियम और सोडियम है ना। और अधिक आघातवर्धनीय धातु की बात किया जाए, आघातवर्धनीय एवं तन्य की बात किया जाए तो चांदी और
सोना है। ठीक है। और अगर यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, न कोई यानी जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया नहीं करती है, ना जल के वाष्प से अभिक्रिया करता है, न जल के गर्म होने पर वो अभिक्रिया करती है, और ना ही ठंडा होने पर अभिक्रिया करती है, ना वाष्प बनने पर अभिक्रिया करती है। तो वो जो है ना, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार के गुण उसमें रहता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति रहता है कि वह गर्म जल या भाप या वाष्प या कह लीजिए ठंडे जल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। वो क्या है, कॉपर प्लेटिनम, और एक कॉपर प्लेटिनम सिल्वर जिसको हम लोग चांदी कहते हैं, ये 4 ऐसे धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए ये कम अभिक्रिया क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु है, ये कम अभिक्रियाशील धातु है, और कम अभिक्रियाशील धातु होने की वजह से ये जो है ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर पाता है। इसीलिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर में बहुत जल्दी जंग नहीं लगता, या जंग लगने की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग धातु के बारे में कम से कम इतना जानकारी आपके पास पहुँच गई होगी। अब दूसरी बात यह है कि धातु में आघातवर्धनीयता क्या है, धातु में आघातवर्धनीयता क्या है, या फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि धातु की भौतिक गुण, दूसरा भौतिक गुण क्या है। पहला भौतिक गुण हमने पता है अवस्था। अवस्था क्या होता है, सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, केवल पारा अपवाद में है और पारा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पूछ देगा कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अभी मैंने बता दिया, बार बार एक ही बात को रिपीट करना ठीक नहीं है। अब आगे जो आते हैं धातु की तीसरा भौतिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोई भी पदार्थ अगर ये दावा कर रही है कि मैं धातु हूं, तो सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अगर यदि उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 3 होगा तो वह धातु होगा। 1 से लेकर 3 होगा बाहरी कक्षा में, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसके पास 1 होगा, 1 से लेकर 3 तक होगा, वह धातु होगा। और अगर 4 होगा तो उपधातु होगा, और 5 से लेकर 8 होगा तो वह अधातु होगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आपको दूसरी बात ये बताता हूं, धातु की दूसरी भौतिक गुण क्या है, तो आघातवर्धनीयता। अधिकतर धातु, बहुत सारे धातु हैं, सभी धातु जो होते हैं वो आघातवर्धनीय होते हैं, लेकिन सभी की आघातवर्धनीयता अलग अलग होता है। यानी अगर यदि किसी धातु पर अगर प्रहार किया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी धातुओं को हम चादर की तरह पतला कर सकते हैं। सभी धातुओं को हम जो है एक बारीक पत्र में ढाल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। धातु जितने भी है, केवल शीशा को छोड़ दिया जाए तो सारे की सारे धातु जो होते हैं, शीशा और पारा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी बाकी धातु बचे हैं वो सारी के सारे धातु आघातवर्धनीय होता है। लेकिन सभी की आघातवर्धनीयता एक जैसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी को अगर यदि पीटेंगे या पीट करके उसको हम जो है बहुत बारीक पत्र में या बारीक पत्र के सांचे में ढाल नहीं सकते। आई होप आप समझ रहे होंगे ना। और दूसरी बात यह है कि तन्य पदार्थ, आपको मैंने बताया अभी आघातवर्धनीय पदार्थ में कौन आता है, चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं से ज़्यादा आघातवर्धनीय है, सभी धातुओं से ज़्यादा आघातवर्धनीय है। और तन्य भी चांदी ही है, इसीलिए 100 ग्राम चांदी से
कम से कम 2 किलोमीटर की तार, लंबी तार खींची जा सकती है। चांदी की तार बहुत बारीक होता है, बाल से भी पतला हो सकता है। ये था धातु की दूसरा भौतिक गुण। तीसरा भौतिक गुण क्या है? ऊष्मा का संचालन करना, विद्युत धारा का संचालन करना। ये इसका तीसरा भौतिक गुण है। तीसरा भौतिक गुण ऊष्मा और विद्युत धारा का संचालन वो करेगा। अगर कोई भी पदार्थ ये दावा कर रही है कि मैं धातु हूँ, तो वह ऊष्मा का भी संचालन करेगा और ऊष्मा के साथ साथ विद्युत धारा का भी संचालन करेगी। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत धारा का संचालन करती है परंतु ऊष्मा का संचालन नहीं करता है। एक बात, ये तीसरी भौतिक गुण हो गई। चौथी गुण हो गया चमक। अधिकतर धातु चमकीला होता है, लेकिन सभी धातुओं की चमक एक जैसा नहीं होता है। सभी धातुओं की चमक अलग अलग होता है। जैसे सोना की चमक अलग होता है, गोल्ड होता है। चांदी सफ़ेद चमकता है, लोहा ब्रोंज चमकता है। यानी सभी धातुओं की चमक अलग अलग होती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सभी धातु चमकीला होता है, लेकिन सभी की चमक एक जैसा नहीं होता है। मेरी बात आप समझ में आ गया होगा। चौथी बात यह है कि क्वथनांक और द्रव्यनांक, धातु की जो क्वथनांक और द्रव्यनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वह उच्च होता है, कमरे के ताप से उच्च होता है। तो धातु जो होगा, जो भी पदार्थ ये दावा करेगी कि मैं धातु हूँ, तो उसका द्रव्यनांक कमरे के ताप से उच्च होना पड़ेगा, है ना। पारा भले द्रव अवस्था में है, लेकिन उसका द्रव्यनांक जो होता है ना, वह कमरे के ताप से उच्च होता है। ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे अधिक द्रव्यनांक और क्वथनांक वाले धातु जो होता है वह लोहा है, और सबसे कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जो धातु है, सबसे, ये बात को नोट कर लीजिएगा, सबसे कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक वाले धातु कौन है? गैलियम है। कौन है? गैलियम और सीजियम है। सीजियम और गैलियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसकी द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अन्य सभी धातुओं से कम होती है। अन्य सभी धातुओं से कम होती है। याद रखिएगा, इस सब बात जो है आप लोगों को जहन में जयनशीन कर लेना चाहिए। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तीसरी बात, धातु की जो छठा जो गुण है वो बिल्कुल अलग अलग टाइप का है, तो वो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो आपको बता दिया, इन्हीं चीज़ों से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा धातु के माध्यम से। अब चलते हैं, और धातु किसे कहते हैं? तो अधातु, कोई भी पदार्थ ये दावा कर रही कि मैं अधातु हूँ, तो सबसे पहले उसे इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग खड़ा उतरना पड़ेगा। वो डेफिनेशन क्या है? कि वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है, वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है, ऊष्मा का भी संचालन नहीं करेगा, विद्युत धारा का भी संचालन नहीं करेगा, और जो आघात वर्धनीय भी नहीं होगा और तन्य भी नहीं होगा, है ना। जो आघात वर्धनीय भी नहीं होगा और तन्य भी नहीं होगा, और जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से लेकर 8 होगा, वही अधातु कहलाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसे पदार्थ, अगर कोई पदार्थ ये दावा कर रही कि मैं अधातु हूँ, तो अधातु का डेफिनेशन आप सुन लीजिए। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन, विद्युत धारा एवं ऊष्मा का संचालन नहीं होता है। केवल ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत धारा का संचालन होती है, जो अपवाद है। बाकी कोई ऐसा अधातु नहीं है जो विद्युत धारा का संचालन कर सके। एकमात्र ग्रेफाइट है जो विद्युत धारा का संचालन करती है। अब मैं आपको पुनः डेफिनेशन बता देता हूँ कि अधातु किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है और ऊष्मा का भी संचालन नहीं करता है,
आघातवर्धनीय एवं तन्य भी नहीं होता है, और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से लेकर 8 होता है, उसी को हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब जितने भी है सब अधातु है। आपको और एक बात नोट कर लेना चाहिए कि धातु जितने भी हैं, केवल हीरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी धातु है, अधिकतर धातु जो है वह द्रव अवस्था गैस अवस्था में पाया जाता है। अधिकतर अधातु जो होता है वो गैसीय अवस्था में रहता है। एकमात्र ग्रेफाइट जो है वो ठोस अवस्था में रहता है, यानी हीरा कार्बन का प्रूफ है ग्रेफाइट। तो कार्बन के अप्रूप पदार्थ जितने भी है वो ठोस रूप में होता है, बाकी जितने भी पदार्थ हैं वो अधिकतर गैसीय अवस्था में रहते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धातु गैसीय अवस्था में रहता है ये ज़रूरी नहीं है। कार्बन कभी कभी जो है ठोस रूप इख्तियार कर लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर अधातु जो होता है वो गैसीय अवस्था में रहता है। याद रखिएगा इस बात को। और एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, अधातु की मैं बात कर रहा हूं। एकमात्र ऐसे अधातु है, इसको नोट करिए कॉपी में। मात्र ऐसा एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन तो धातु हो गया ना। तो ये जो है फ्लोरीन अधातु है। तो ब्रोमीन Br होता है ना, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब धातु की भौतिक गुण क्या है? रासायनिक गुण में दोनों का बाद में बताऊंगा, पहले मैं भौतिक गुण की बात कर रहा हूं। देखिए, अधातु की भौतिक गुण क्या है? अवस्था। उसमें भी अवस्था मैंने बताया, इसमें भी अवस्था बता रहा हूं। देखिए, अधातु अगर कोई भी पदार्थ ये दावा कर रही है कि मैं अधातु हूं, तो उसका भौतिक गुण क्या होगा कि वह, पहली बात तो वह गैसीय अवस्था में रहेगा। अधिकतर अधातु जो होता है वो गैसीय अवस्था में रहते हैं। केवल फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए वो द्रव अवस्था में रहते हैं। बाकी ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए वो भी वो ठोस रूप में रहता है। ये दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी अधातु है वो सारी के सारी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप रोक करके बना सकते हैं। मैं अगर वैसे बताऊंगा ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको मैं 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि अधातु का जो भौतिक गुण होता है वह आघातवर्धनीय नहीं होता है। पहला भौतिक गुण अवस्था। अवस्था में अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में रहते हैं। केवल फ्लोरीन को छोड़ दीजिए और एक ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पदार्थ, जितने भी अधातु है, सभी के सभी अधातु गैसीय अवस्था में रहते हैं। दूसरी धातु की भौतिक गुण क्या है? दूसरा भौतिक गुण है कि वह आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होता है। वह आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होता है। तीसरा भौतिक गुण क्या है? ऊष्मा का संचालन नहीं करती है। और धातु जितने भी होते हैं ऊष्मा का संचालन नहीं करता है, उसका कोई विशेष चमक नहीं होता है। चौथा मैं भौतिक गुण बता रहा हूं। भौतिक गुण पूछा है, पिछले बार भी पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। तो तीसरा भौतिक गुण जो है और धातु की चौथा भौतिक गुण है कि वह ऊष्मा का संचालन नहीं कर सकता। वह भंगुर होता है। ये 5वां भौतिक गुण है। भंगुर मतलब टूटने वाला होता है। उसको पीटिएगा ना तो वो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसके अलावा और बहुत सारे भौतिक गुण हैं, लेकिन वो भौतिक गुण कोई काबिल कबूल नहीं है। इतना आप बात याद करके एग्ज़ाम में चल जाइएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए मैं आप लोगों से यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि धातु का दूसरा पार्ट मैं इसी तरह से लेकर के आऊँगा, अगर आप लोगों का प्यार मिला तो। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय झारखंड।